तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ स्क्विड गेम सीजन 1 एंड सीजन 2 का फुल रिकैप, वो भी शॉर्ट और सिंपल स्टाइल में, क्योंकि अब जल्द ही इसका सीजन 3 आने वाला है। तो सोचा क्यों ने एक बार पहले के सारे शॉकिंग मोमेंट्स को याद कर लिया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ था। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है सियोंग गी हुन नाम के एक आदमी से, जो एक बेरोजगार है और जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो तलाकशुदा है, अपनी बेटी से दूर हो चुका है और खतरनाक लोन शार्क्स के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है। अपनी जुए की लत को पूरा करने के लिए वो अपनी माँ से भी पैसे चुराने लग गया था। अपनी बेटी के बर्थडे पर एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए माँ से उधार पैसे मांगता है, लेकिन उन पैसों को ले जाकर सीधा घोड़े की रेस में लगा देता है। किस्मत से वो दांव जीत भी जाता है, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने उनके भी पैसे खा रखे थे। इन लोगों से बचते बचते उसकी जेब एक लड़की काट लेती है और अपनी जान बचाने के लिए गिहुन अपनी बॉडी के ऑर्गन्स गिरवी रखने की बात करता है और वादा करता है कि जल्द पैसे लौटा देगा। फिर वो ऐसे ही खाली हाथ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने पहुंचता है। बेटी को घर छोड़ने के बाद लौटते समय स्टेशन पर उसे एक अजीब आदमी मिलता है, जो उसे एक डाकजी गेम खेलने का ऑफर देता है। हारने पर थप्पड़, जीतने पर कैश। कई थप्पड़ खाने के बाद गिहुन जीत जाता है। फिर वो आदमी उसे और ज्यादा पैसे कमाने का एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर और पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब वो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है और उसे बेहोश करके किसी अनजान जगह पहुंचा दिया जाता है। जब गिहुन की आंख खुलती है तो वो खुद को 455 अनजान लोगों के साथ एक बहुत बड़े हॉल में पाता है। सभी ने हरे रंग के ट्रैक सूट्स पहनी होती हैं और हर किसी को एक नंबर दिया गया था, जहां गिहुन का नंबर 456 होता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी है, प्लेयर 001, जो सबसे पहला है। थोड़ी देर में सभी को समझ आता है कि वो एक अनजान जगह पर कैद हैं, जहां गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म और मास्क पहने हुए गार्ड्स उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें अगले 6 दिन में 6 गेम्स खेलने होंगे और जो अंत तक बचेगा उसे अरबों मॉन इनाम में मिलेंगे। पहले गेम से पहले गिहुन को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त चो सांगवू भी उन्हीं खिलाड़ियों में है और उसे नंबर 218 मिला है। वो दोनों मिलकर एक बूढ़े आदमी ओएल नाम प्लेयर 001 से दोस्ती कर लेते हैं और साथ मिलकर गेम्स में एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। अब सभी खिलाड़ियों को पहले गेम के लिए ले जाया जाता है, जो है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जहां एक बड़ी सी रोबोट डॉल के ग्रीन लाइट बोलने पर सभी को दौड़ना होता है और रेड लाइट पर रुकना होता है। लेकिन ये खेल जानलेवा साबित होता है, क्योंकि जो पहला खिलाड़ी नियम तोड़ता है उसे गोली मार दी जाती है। बाकी खिलाड़ी घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जिससे खौफनाक कत्लेआम होता है और आधे से ज्यादा खिलाड़ी मारे जाते हैं। गेहूं तो बच जाता है, लेकिन वो भी मरते मरते बचता है अपने बचपन के दोस्त सांगवू और एक पाकिस्तानी प्लेयर अली की मदद से। अब उन्हें एहसास होता है कि ये गेम्स कितनी जानलेवा हैं। हर मरने वाले के साथ इनाम की राशि और बढ़ा दी जाती है। इसके बाद प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि गेम छोड़ना है और रूल्स के मुताबिक अगर मेजॉरिटी छोड़ना चाहती है तो गेम बंद कर दिया जाएगा। वोटिंग होती है और गेम रोक दिया जाता है और सभी को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर गेहुन पुलिस को सब बताता है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। डिटेक्टिव जुनहो गेहुन का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसके भाई के पास भी ऐसा ही कार्ड था और वो भी गायब हो चुका था। सबकी हालत गेम के बाहर और भी खराब थी। गेहुन की मां को इलाज के लिए पैसे चाहिए। सांगवू पर केस है और अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस उसकी मां की दुकान जब्त कर लेगी। प्लेयर 67 अपनी मां को नॉर्थ कोरिया से स्मगल करना चाहती है। अली ने बॉस को पैसे के चक्कर में चोट पहुंचाई थी और 001 को ब्रेन ट्यूमर है। सबके पास वापस गेम में लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और तब गेम वाले लोग फिर से सबको इनविटेशन भेजते हैं और लगभग सारे प्लेयर दोबारा लौट आते हैं। डिटेक्टिव जुमहो भी चुपके से गार्ड का भेस बनाकर आइलैंड पहुंच जाता है। अब गेम्स फिर से शुरू होते हैं। इस बार कुछ लोग चुपके से चीजें भी साथ ले आते हैं, जैसे कि सिगरेट, चाकू वगैरह। गेम 2 होता है डालगोना। प्लेयर को शेप खुद चुननी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं कि किस शेप में क्या करना होगा। गेहून अम्ब्रेला चुन लेता है, जो कि सबसे मुश्किल था। जैसे तैसे वो उसे चाट चाट के निकाल लेता है। जो हार जाते हैं उन्हें शूट कर दिया जाता है। अब उसी दौरान एक प्लेयर, जो कि डॉक्टर भी था, कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच रहे होते हैं। बदले में उसे अगले गेम की जानकारी दी जाती है। एक दिन जानबूझकर खाना कम दिया जाता है, जिससे झगड़ा शुरू होता है और प्लेयर 101 ड्यूक सू एक प्लेयर को मार देता है।
गार्ड्स कुछ नहीं करते, उल्टा इनाम की राशि और बढ़ जाती है। तब ड्यूक सू समझ जाता है कि अगर वो बाकी खिलाड़ियों को ऐसे ही मार देगा तो उसके लिए जीतना आसान हो जाएगा। वो अपने जैसे सोचने वाले कुछ खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है जिसमें 212 नंबर वाली मिन्यो भी होती है और वो रात को सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्लेयर 001 चिल्लाकर सब रुकवाता है। अब सुबह तीसरे गेम में सबको 10 लोगों की टीम बनानी होती है। डॉक्टर पहले से जानता था कि अगला गेम टग ऑफ वॉर है, तो वो 101 की गैंग ज्वाइन कर लेता है। ड्यूक सू अपनी साथी मिनियो को धोखा देकर उसे टीम से निकाल देता है और ताकतवर मर्दों की टीम बना लेता है। मिनियो फिर गिहुन और उसके दोस्तों की टीम में शामिल हो जाती है और इल्नाम की स्ट्रैटेजी की मदद से उनकी कमजोर टीम जीत जाती है। दूसरी तरफ जूनहो को पता चलता है कि गार्ड जिसकी जगह उसने ली थी वो भी उसी ऑर्गन स्मगलिंग में शामिल था। उसे ऑफिस से पता चलता है कि स्क्विड गेम कई सालों से चल रहा है और उसका अपना भाई 2015 का विनर था। अब चौथा गेम शुरू होता है जिसमें हर खिलाड़ी को एक पार्टनर चुनना होगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको अपने पार्टनर से ही मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बाद सभी को मार्बल्स का एक बैग दिया जाता है और कहा जाता है कि गेम खत्म होने तक अपने पार्टनर की सारी मार्बल्स खुद के पास करनी होंगी। जो हारेगा मारा जाएगा। सब दोस्त होने के बावजूद अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ता है। प्लेयर 240 जानबूझ के हार जाती है ताकि उसकी पार्टनर अपने भाई को अच्छी लाइफ दे सके। सांगवू अली से धोखा करता है और उसकी सारी मार्बल्स चुरा लेता है। गिहुन भी 001 को धोखा देता है, पर बूढ़ा सब जानता था। वो दोस्ती के नाम पर आखिरी मार्बल भी उसे दे देता है और उसे बताता है कि उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया क्योंकि वो उसके खानबू हैं, मतलब सच्चा दोस्त। ये सुनकर गिहुन टूट जाता है। अगले दिन वीआईपीज एंटर करते हैं। ये अमीर लोग होते हैं जो इन गेम्स पर सट्टा लगाते थे। जुनहो वीआईपी सर्विंग स्टाफ बनकर अंदर घुस जाता है और एक वीआईपी को बंदूक दिखाकर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। अब सिर्फ 16 खिलाड़ी ही बचे थे और अगला गेम था ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स, जिसमें खिलाड़ियों को कांच के ब्रिज से गुजरना होता है। कुछ कांच मजबूत होते हैं और बाकी कुछ कमजोर। हर किसी को रैंडम ऑर्डर में चलना होता है। कई लोग गिरकर मर जाते हैं और डियोक्सू जब डर जाता है तो वो दूसरों को आगे बढ़ने को कहता है ताकि वो खुद रास्ता पता कर सके। तब मिनियो उसे पकड़कर खुद भी कूद जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। आखिर में सांगवू एक खिलाड़ी को धक्का देकर गिरा देता है ताकि सही रास्ता पता चल सके और गिहुन सायबेक के साथ ब्रिज पार कर लेता है। इस गेम में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, गिहुन, सांगवू और सायबेक। ब्रिज पर लगी चोट से सायबेक बहुत घायल हो जाती है। इसके बाद उन्हें डिनर दिया जाता है और चुपके से पॉकेट नाइफ भी दे दिया जाता है। सायबेक की हालत देखकर गिहुन गार्ड से हेल्प मांगने जाता है, पर उसकी जाते ही सायबेक सांगवू को मार देता है। अब बचते हैं 2 फाइनलिस्ट, गिहुन और सांगवू। अब आखिरी गेम बचा था। अब गिहुन को पता था कि उसका बचपन का दोस्त अब जीतने के लिए किसी को भी मार सकता है। दूसरी ओर जुनहो का पीछा करते हुए गार्ड्स उसे दूसरे आइलैंड तक ले जाते हैं। वहीं पता चलता है कि जुनहो का खोया हुआ भाई असल में इस गेम का हेड है और वो उसे गोली मार देता है। अब सिर्फ आखिरी गेम ही बचा था, स्क्विड गेम। गिहुन जीत के करीब होता है, लेकिन वो गेम छोड़कर दोनों की जान बचाना चाहता था, मगर सांगवू खुद को मार देता है और कहता है कि उसकी माँ का ख्याल रखना। गिहुन करोड़ों रुपए जीत कर घर लौटता है, लेकिन देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो टूट जाता है और 1 साल तक वो पैसों को छूता भी नहीं। तभी उसे फिर से एक कार्ड मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि प्लेयर 001 अभी जिंदा है और वही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। 001 का मानना था कि गरीब और अमीर दोनों की लाइफ बोरिंग हो जाती है और उसे एक्साइटमेंट चाहिए थी, इसलिए उसने ये गेम बनाया। गिहुन ये सब सुनकर दुखी होता है। इल्नाम एक आखिरी दांव लगाता है कि क्या कोई अनजान आदमी एक शराबी की मदद करेगा रात के 12 बजे से पहले। गिहुन इस शर्त को मान लेता है और राहत की सांस लेता है जब एक आदमी उस शराबी की मदद करता है। इसके बाद इल्नाम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो पैसों को सही जगह यूज़ करेगा। वो सायबेक के भाई को शेल्टर से निकालकर ढेर सारे पैसों के साथ सांगवू की माँ को सौंप देता है और फिर खुद अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने वाला था। लेकिन एयरपोर्ट पर उसे वही आदमी दिखता है जो पहले उसे गेम का ऑफर देने आया था। अब वो किसी और गरीब को फंसा रहा था। गिहुन उसका कार्ड छीन लेता है, उस आदमी को रोकता है और खुद भी प्लेन में बैठने के बजाय कार्ड पर कॉल करके उन लोगों से कहता है कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। कॉल करने पर पता चलता है कि वो लोग अब भी गिहुन पर नज़र रखे हुए थे। तब वो अपना फैसला बदल देता है और ठान लेता है कि अब वो इन खेलों को रोक कर ही रहेगा। और यहीं पर सीज़न 1 कंप्लीट होता है। अब सीज़न 1 जीतने के 4 साल बाद सियोंग गिहुन वापस सोल लौटता है, ये ठानकर कि अब वो स्क्विड गेम को चलाने वाली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करके रहेगा। लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उस पर निगरानी रख रहा है। वो अपने कान के पीछे से एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है। उधर डिटेक्टिव हुआंग जुनहो, जो सीज़न 1 के एंड में गोली लगने के बाद समुंदर में गिर गया था, वो भी सीक्रेटली इन गेम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। गिहुन अपने पुराने लोन शार्क मिस्टर किम और उसके एक दोस्त वूसॉक की मदद लेता है ताकि उस आदमी को ढूंढ सके जो लोगों को रिक्रूट करता है।
एक दिन वो लोग उसे सबवे स्टेशन में देख लेते हैं, जहां वो बेघर लोगों पर एक क्रीपी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक तरफ ब्रेड का टुकड़ा और दूसरी तरफ लॉटरी टिकट रख के लोगों से एक चूज करने को कहता है। ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट उठाते हैं और वो रिक्रूटर गुस्से में उन सारी ब्रेड्स को फेंक देता है। मिस्टर किम और वूसॉक जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें बुरी तरह से पीटकर दोनों को एक डेंजरस रशियन रूलेट गेम खेलने के लिए मजबूर करता है, जिसमें मिस्टर किम हार जाता है और वहीं मारा जाता है, लेकिन वूसॉक किसी तरह बच जाता है। जुनहो इस रिक्रूटर का पीछा करता हुआ एक हाइडआउट तक पहुंचता है, जहां गीहुन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। रिक्रूटर वहां कन्फेशन करता है कि वो भी कभी स्क्विड गेम का सोल्जर रह चुका है और उसने एक बार अपने ही पिता को मार दिया था। वो कहता है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो कीड़े मकोड़े हैं और उन्हें मरना ही चाहिए। फिर वो खुद गीहुन को रशियन रूलेट खेलने की चैलेंज देता है और आखिर में खुद को गोली मार लेता है। गीहुन बच तो जाता है लेकिन पूरी तरह हिल चुका था। फिर वो जुनहो के साथ उस रिक्रूटर की चीजों में मिले एक इनविटेशन कार्ड से सुराग ढूंढता है, जिससे उन्हें एक वीआईपी हैलोवीन पार्टी के बारे में पता चलता है, जहां शायद स्क्विड गेम का फ्रंटमैन मिल सकता था। अब प्लान बनता है, गीहुन अकेले पार्टी में जाएगा और जुनहो अपनी टीम के साथ उसे सीक्रेटली फॉलो करेगा। गीहुन अपने शरीर में एक नया ट्रैकर इम्प्लांट करवा लेता है ताकि जुनहो उसे ट्रेस कर सके। उस रात गीहुन उस वीआईपी मास्करेड पार्टी में पहुंचता है, जहां सब फैंसी कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। वहां एक पिंक जंपसूट में मास्क गार्ड आता है और उसे एक प्राइवेट लिमोजीन में ले जाता है। पीछे से जुनहो और उसकी टीम उसे फॉलो करती है। लिमोजीन में गीहुन अकेला होता है और वहां फ्रंटमैन की आवाज स्पीकर में आती है। गीहुन उसे कहता है कि ये गेम्स बंद करो, ये सब क्रूएल्टी अब बंद होनी चाहिए। फ्रंटमैन हंसता है और उसी वक्त गीहुन देखता है कि जुनहो की टीम पर हमला हो रहा है। सारी गाड़ियां एक एक कर क्रैश होती जा रही हैं। गीहुन समझ जाता है कि उसके दोस्त मारे जा सकते हैं, इसलिए वो फ्रंटमैन से एक डील करता है। अगर वो हमला रोक दें तो गीहुन फिर से स्क्विड गेम में प्लेयर बन जाएगा, जिसके लिए फ्रंटमैन मान जाता है। अब लिमो सीधा वापस गेम की तरफ मुड़ जाती है। गीहुन का मिशन अब अंदर से इस गेम को खत्म करना था। दूसरी तरफ सोल में कांग नोएल नाम की एक नॉर्थ कोरियन लड़की अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रही है। वो बच्चों के थीम पार्क में मैस्कॉट बनकर काम करती है ताकि वो अपने नॉर्थ में छूटी बेटी को रेस्क्यू कर सके। वहीं पर उसकी दोस्ती एक बीमार बच्ची नायन और उसके पिता पार्क यंग सक से हो जाती है। एक रात नोएल को वही मिस्टीरियस कार्ड मिलता है जो कभी गीहुन को मिला था। अपने बच्चे को बचाने की आखिरी उम्मीद मानकर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह वो अपनी जॉब छोड़ देती है और कार्ड पर दिए गए सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि नोएल को प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड बना दिया जाता है। उसे पिंक जंपसूट और ट्रायंगल मास्क पहनाया जाता है। अब वो गेम का हिस्सा बन चुकी थी। उधर गीहुन को फिर से एक वैन में भरकर उसी आइलैंड पर ले जाया जाता है। गीहुन की आंख खुलती है उसी डॉन में जहां पहले सीजन की तरह 4, 5, 6 प्लेयर्स एक जैसे ग्रीन ट्रैक सूट्स पहनकर खड़े थे। गीहुन अपने पुराना दोस्त पार्क जुंग बे को देखकर चौंक जाता है और समझाता है कि ये गेम मजाक नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। थोड़ी देर बाद एक मास्क मैनेजर अनाउंसमेंट करता है कि अब से हर गेम के बाद वोटिंग होगी। अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि गेम बंद हो तो वो बंद कर दिया जाएगा और प्राइज मनी अभी तक के सर्वाइवर्स में बांटी जाएगी। गीहुन को ये सुनकर उम्मीद जागती है कि शायद वो सबकी जान बचा सकता है। दूसरी तरफ जुनहो और उसकी टीम उस इम्प्लांटेड ट्रैकर को फॉलो करती है, लेकिन गेम स्टाफ उसे निकाल देते हैं और सिग्नल वहीं कट हो जाता है। अब गीहुन और बाकी प्लेयर्स का पहला गेम शुरू होता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। सब सोचते हैं ये बच्चों वाला गेम है, लेकिन गीहुन उन्हें वार्न करता है कि जो हिलेगा उसे मार दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और जैसे ही रेड लाइट बोली जाती है, जो भी मूव करता है स्नाइपर उसे शूट कर देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। गीहुन का वार्निंग सुनकर कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं और बच जाते हैं। एक रैपर जिसका नाम थैनोस होता है, वो सीक्रेटली अपने साथ ड्रग्स लाया था और एक बंदे को धक्का देकर मरवा देता है। गीहुन समहाउ फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और कुछ लोगों को साथ में खींच लेता है। उसके साथ बचने वालों में जुंगबे और एक लड़की चो ह्योंजू होती है। एक इंजर्ड प्लेयर को बचाने के लिए गीहुन और ह्योंजू वापस फील्ड में जाते हैं, लेकिन एक गार्ड उसे गोली मार देता है। वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि कैंग नोएल होती है। सब डॉम में वापस आते हैं और गीहुन सबके सामने बोलता है कि वो पिछली बार का विनर है और अगर सब मिलकर वोट करें तो गेम बंद हो सकता है। वोटिंग होती है और फाइनल वोट होता है प्लेयर 001। वो ओ प्रेस करता है गेम कंटिन्यू करने के लिए। गीहुन का पूरा प्लान एक वोट से फेल हो जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि प्लेयर 001 असल में फ्रंटमैन ही है। उसने ही वोट को मैनिपुलेट किया। 001 अब गीहुन से दोस्ती करता है, अपनी सिक वाइफ की कहानी सुनाकर सिंपैथी लेता है। गीहुन उससे इमोशनल होकर कहता है कि वो उसे बचाएगा। कुछ और प्लेयर्स के बीच रिलेशनशिप्स बनते हैं, जैसे एक एक्स स्ट्रीमर ली म्योंग जी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किम जोन ही। थानोस और उसका साथी उन्हें बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली 001 उन्हें डांट देता है। फिर सेकंड गेम अनाउंस होता है, जिसमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी होती है और सबको 5 मिनी गेम्स खेलने होते हैं, जिसमें सबकी टांगों को एक साथ बांधा जाता है।
गीहुन की टीम हारते हारते बच जाती है और जो टीम्स हार जाती हैं उन्हें वहीं शूट कर दिया जाता है। गेम के बाद टीम मेंबर्स आपस में स्टोरीज शेयर करते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि अगर बच गए तो आगे क्या करेंगे। उधर गेम के अंदर कुछ करप्ट गार्ड्स प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच रहे होते हैं। कैंग नॉयर ये सब देख लेती है, लेकिन उसे चुप रहना पड़ता है। फिर से वोट की अनाउंसमेंट होती है। अब प्राइज मनी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग चाहते थे कि गेम बंद हो जाए, जिस पर 001 भी यही सजेस्ट करता है कि अब क्विट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी गेम कंटिन्यू करने के फेवर में वोट करती है। बाहर जुनहो की टीम अब भी गीहुन को ढूंढ रही होती है और ड्रोन से आइलैंड स्कैन करती है। उन्हें लगता है उन्होंने आइलैंड ढूंढ लिया है, लेकिन वो ट्रैप निकलता है। उनके ग्रुप में एक धोखेबाज फिशरमैन था जिसने सीक्रेटली एक टीम मेंबर को मार दिया था। थर्ड गेम में प्लेयर्स को मिंगल खेलना होता है। हर राउंड में उन्हें स्पेसिफिक नंबर के ग्रुप्स बनाने होते हैं। जो अकेला छूट जाए उसे मार दिया जाता है। गीहुन अपनी टीम को बचा लेता है, लेकिन कुछ अनलकी प्लेयर्स मारे जाते हैं। फाइनल राउंड में एक ऑड नंबर का ग्रुप बनाना होता है और उस दौरान 001 एक इनोसेंट प्लेयर की गर्दन तोड़ देता है ताकि खुद सेफ जोन में जा सके, जिसे जुंगबे देख तो लेता है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। अब फिर से वोटिंग की जाती है और इस बार भी वोट्स बराबर हो जाते हैं। अब रूल के हिसाब से 24 घंटे का ब्रेक मिलता है और फिर फाइनल रीवोट होगा। लेकिन ये ब्रेक और भी डर पैदा करता है, क्योंकि अब जो लोग गेम क्विट करना चाहते थे उन्हें मारकर बैलेंस बदला जा सकता था और वोटिंग अपने हक में की जा सकती थी। अब प्लेयर्स एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। रात को उन्हें खाने के साथ शार्प यूटेंसिल्स मिलते हैं, जिससे गीहुन को साफ समझ आ जाता है कि अब फाइट शुरू होगी। जल्दी ही एक बड़ी बाथरूम फाइट होती है जहां म्यंग गी थानोस को एक फोक से मार देता है। मिडनाइट में एक खतरनाक हमला होता है। जो लोग प्राइज जीतने के लिए डेस्परेट थे वो पूरी हिंसा के साथ दूसरों पर टूट पड़ते हैं और पूरा डॉम एक बैटलफील्ड में बदल जाता है। गीहुन की टीम लड़ाई में हिस्सा नहीं लेती, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं। गार्ड्स फाइनली अंदर आकर माहौल शांत करते हैं। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, लेकिन गीहुन ने पहले से एक प्लान बना चुका था। उन्हें आपस में नहीं बल्कि गार्ड्स से लड़ना है। वो मरने का नाटक करके गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उनकी गन्स छीन लेते हैं। इसके बाद गीहुन अपनी एक रेबल टीम बनाता है, जिसमें फ्रंटमैन भी सरप्राइजिंगली शामिल था। सब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पिंक सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एक बंदा डरकर वापस डॉम में भाग जाता है। गीहुन और उसका दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेयरवेल में पहुंचते ही फंस जाते हैं। तभी फ्रंटमैन अपनी बैकअप टीम लेकर आता है और गार्ड्स को पीछे से घेरने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहीं पर फ्रंटमैन उन्हें धोखा देता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो मारा गया हो। आखिर में गीहुन को फ्रंटमैन पकड़ लेता है, जो अब फिर से अपनी ओरिजिनल यूनिफॉर्म में वापस आ चुका था। लेकिन वो उसे मारता नहीं, वो उसे एक लेसन देना चाहता था। इसलिए वो यंगबे को मार देता है और गीहुन को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो बाकी का गेम खत्म करे। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।